सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मिल के उपयोगितावाद के बारे में चर्चा करेंगे। मिल के उपयोगितावाद को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे कि उपयोगितावाद के संबंध में मिल के क्या विचार थे। मिल के उपयोगितावाद में हम और बेंथम के जो उपयोगितावाद है उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, इसके बारे में भी देखेंगे। बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में किस प्रकार के दोष दिखाई देते हैं उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मिल के उपयोगितावाद को। मिल के उपयोगितावाद को निम्नलिखित विशेषताओं या निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला है सुखमूलक उपयोगितावादी, अर्थात बेंथम की तरह मिल भी सुखमूलक उपयोगितावादी थे। यहाँ सुखमूलक उपयोगितावाद से संबंध है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो। किससे? किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? सुखमूलक उपयोगितावाद कहते हैं। यहाँ सुख शुभत्व या नैतिकता का आधार है। आगे देखेंगे इसको विस्तृत रूप से। दूसरा जो बिंदु है वह है मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद की व्याख्या, अर्थात नैतिक सुखवाद की व्याख्या मिल ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की है। तो कैसे की है इसको भी देखेंगे। तीसरा बिंदु है सुखों में परिमाण या मात्रा के साथ साथ मिल गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बेंथम केवल सुखों के बीच परिमाणात्मक या मात्रात्मक भेद को ही स्वीकार करता है, गुणात्मक को नहीं। लेकिन यहाँ मिल मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है। तो सुख के बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे, कैसे मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है, कैसे गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। फिर अगला हमारा बिंदु होगा नैतिकता के पालन में मिल 5 दबाव को मानता है। यहाँ हमने देखा था कि बेंथम नैतिकता के पालन में 4 दबावों को भी स्वीकार करता है। यहाँ मिल एक आंतरिक दबाव को और मानता है। फिर अगला बिंदु है न्याय की व्यवस्था या न्याय की व्याख्या मिल किस प्रकार करता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब एक एक करके एक एक बिंदु की हम यहाँ चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है सुखमूलक उपयोगितावादी, अर्थात मिल सुखमूलक उपयोगितावादी को या उपयोगितावाद को स्वीकार करते थे। स्वयं सुखमूलक उपयोगितावादी थे, अर्थात सुखमूलक उपयोगितावादी का यहाँ अर्थ है किसी भी कर्म अथवा नियम, कोई भी कार्य करने अथवा किसी भी नियम को अपनाने के फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। इसे ही सुखमूलक उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। हमने कई बार देखा कि उपयोगितावाद के अंतर्गत क्या है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति ही सुखमूलक या उपयोगितावाद के अंतर्गत आता है। इसमें किसी भी नियम या कर्म को अपनाने पर हमें अधिक से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति हो, इसी को सुखमूलक उपयोगितावाद कहते हैं। अर्थात यहाँ ये सुख ही नैतिकता का मापदंड है कि कोई कर्म शुभ है या अशुभ है, कोई नियम शुभ है या अशुभ है, यह तय कौन करता है? सुख। यदि किसी कर्म नियम को अपनाने पर सुख मिलता है तो वह कर्म नियम नैतिक है, शुभ है, उचित है। यदि किसी कर्म नियम को अपनाने पर सुख प्राप्त न होकर हमें दुख की प्राप्ति होती है तो वह कर्म और नियम क्या है? अनैतिक हैं, अशुभ हैं, बुरे हैं, अनुचित हैं। तो सुख ही यहाँ शुभत्व या नैतिकता का मापदंड है। यही का मतलब अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख, शुभत्व या फिर नैतिकता का मापदंड है कि कोई कर्म नैतिक है या फिर अनैतिक। यह तय कौन करता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो हमने पहला देखा कि मिल सुखमूलक उपयोगितावादी थे। अब हम दूसरे बिंदु के रूप में देखेंगे कि मिल ने
कैसे मनोवैज्ञानिक सुख के आधार पर नैतिक सुखवाद की व्याख्या की है, या फिर इसको ऐसे कह दें कि नैतिक सुखवाद की व्याख्या कैसे मिल मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर करता है। तो इसमें 3 शब्दों को उन्होंने काम में लिया है, दर्शनीय, श्रवणीय और वांछनीय। इन शब्दों के माध्यम से यह इसकी व्याख्या करते हैं। देखो यहां हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के बारे में हमने पिछली वीडियो में या फिर सुखवाद में काफी चर्चा की है कि मनुष्य स्वभावतः या स्वभाव गुण प्रवृत्ति से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है, अर्थात इच्छा रखता है। तो प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह सुख की प्राप्ति की इच्छा करता है या फिर इच्छा रखता है। ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद के अंतर्गत क्या है कि सुख प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अंतर्गत तो है शब्द की व्याख्या की जाती है, अर्थात इच्छा रखता है। नैतिक सुखवाद के अंतर्गत चाहिए शब्द की व्याख्या की गई है, अर्थात सुख प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही होता है कि वह सुख की इच्छा रखता है, तो उसको ये रखनी चाहिए। तो मिल यहाँ है शब्द से चाहिए शब्द की व्याख्या करता है। तो इसको हम देखते हैं कि मानव अपने स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है या रखता है। ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक सुखवाद। फिर है अतः उसका नैतिक कर्तव्य या दायित्व है कि उसे सुख की इच्छा करनी चाहिए। ये हो गया नैतिक सुखवाद। तो इच्छा करता है और करनी चाहिए। इस प्रकार हम कहते हैं कि मिल मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद की व्याख्या करता है, अर्थात है से चाहिए की व्याख्या करता है। इसमें देखो कैसे व्याख्या करता है। पहले पॉइंट से हम समझते हैं कि दर्शनीय शब्द का अर्थ है, यहां दर्शनीय क्या है, जिसको हम देख सकें, अर्थात कोई वस्तु दर्शनीय है। इसको किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु दर्शनीय है या जिसको हम देख सकते हैं। तो हम इसका जो मूल आधार है वो यह है कि लोग वास्तव में उसको देखते हैं, तभी हम तय कर पाएंगे कि या हाँ ये वस्तु दर्शनीय है। तो यहाँ दर्शनीय शब्द का अर्थ है कि लोग वास्तव में उसे देखते हैं। या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज दर्शनीय है, इसको देखा जा सकता है। तो उसको देख कर ही हमें पता चलता है कि वास्तव में यह दर्शनीय है। तो दर्शनीय शब्द का यहाँ क्या अर्थ है, लोग वास्तव में, लोग वास्तव में उसको क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा है श्रवणीय, अर्थात कोई शब्द सुना जाता है या नहीं सुना जाता है, इसके बारे में, इसका जो मूल आधार है या इसके बारे में हम इस आधार पर ही तय कर सकते हैं कि लोग वास्तव में उसे सुनते हैं। कोई भी शब्द श्रवणीय है या श्रव्य है, इसको तय करने का जो मूल आधार है वो ये है कि वास्तव में लोग उसको सुनते हैं। उसी आधार पर हम तय करते हैं कि ये शब्द श्रवणीय है। तीसरा शब्द है वांछनीय, कि मनुष्य किसी की इच्छा करता है, तो या कोई वस्तु या फिर अन्य कोई कि वो उसकी इच्छा करते हैं या वो इच्छित है। इसका जो मूल आधार है कि लोग वास्तव में उसकी इच्छा करते हैं। तो इच्छित है, इसका मूल आधार लोग वास्तव में इच्छा करते हैं। कोई वस्तु दर्शनीय है, इसके बारे में हमें कैसे पता चले कि लोग वास्तव में उसको देखते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ ये दर्शनीय है। कोई शब्द श्रवणीय है या श्रव्य है, ये कैसे पता चले कि लोग वास्तव में उसको सुनते हैं। तो इन 3 शब्दों के आधार पर मिलने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद को व्याख्या की है। अब हम आगे देखेंगे
यहाँ मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद की व्याख्या में ही, या फिर इसको हम ऐसे कह दें कि नैतिक सुखवाद की व्याख्या मिल मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर करता है। तो इन्हीं बिंदु में हम देखते हैं कि यहाँ मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद को निकाला गया है या फिर इसकी व्याख्या की गई है। दूसरा इसी में बिंदु कि यहाँ तथ्यात्मक से अर्थात इच्छा करता है या इच्छा रखता है, सुख की प्राप्ति की इच्छा करता है या रखता है, ये तो हो गया तथ्यात्मक। और इच्छा करनी चाहिए, ये हो गया मूल्यात्मक निष्कर्ष। तो यहाँ तथ्यात्मक निष्कर्ष से मूल्यात्मक निष्कर्ष की व्याख्या की गई है या फिर इसे निकाला गया है। अर्थात यहाँ है से चाहिए की व्याख्या की गई है कि मनुष्य सुख प्राप्ति की इच्छा करता है से चाहिए की कैसे, इसीलिए मनुष्य को सुख प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। तो यहाँ है से चाहिए की व्याख्या की गई है। देखो यहाँ किस प्रकार के प्रश्न उठेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि किस विद्वान या किस के उपयोगितावाद में है से चाहिए की व्याख्या की गई है। तो 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, बेंथम, मिल, कांट, सुकरात। तो यहाँ होगा मिल। है से चाहिए की व्याख्या कौन करता है? मिल। या फिर इसको इस तरह से भी पूछ ले कि किसके उपयोगितावाद में नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की गई है। तो मिल के उपयोगितावाद में इसकी व्याख्या की गई है। इसको इस रूप में पूछ सकते हैं कि किसके उपयोगितावाद में तथ्यात्मक निष्कर्ष से मूल्यात्मक निष्कर्ष की व्याख्या की गई है। तो किसके दर्शन में की गई है या किसके उपयोगितावाद में की गई है? मिल के उपयोगितावाद में की गई है। अब इसको अलग से भी देखेंगे, प्रकृतिवादी दोष को यहां भी देख लेते हैं। इस जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद की व्याख्या मिल ने की है, इसके बारे में मूर कहते हैं कि यहाँ हमें प्रकृतिवादी दोष दिखाई देता है। देखो सामान्यतः हम कोई काम कर रहे हैं या फिर हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं या रखते हैं, फिर हमसे कोई आकर कहे कि तुम्हें इस वस्तु की इच्छा करनी चाहिए, हम तो पहले से ही उसकी इच्छा रखते हैं, करते हैं, अब करनी चाहिए कहाँ से आ गया? तो यहाँ ये कहते हैं मूर कि आप जिसको कर रहे हैं पहले और इसके बारे में आपको कहा जा रहा है ऐसा करना चाहिए, हम तो पहले से ही कर रहे हैं। तो यहाँ किस प्रकार का दोष दिखाई देता है? प्रकृतिवादी दोष दिखाई देता है। तो इस संबंध में यह पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवादी दोष से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? मूर ने। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद की व्याख्या से नैतिक सुखवाद की व्याख्या के संदर्भ में है। और यह किसका विरोध करता है? तो मिल का जो नैतिक सुखवाद की जो व्याख्या करने का मूल आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद को माना है, इसका विरोध करता है। आगे हम देखेंगे देखो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि बेंथम केवल मात्रा सुखों के बीच मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है। उसके अनुसार चाहे बौद्धिक सुख हो चाहे शारीरिक सुख हो, सभी का क्या है? समान महत्व है। बौद्धिक सुख का उन्होंने अलग से कोई महत्व नहीं, दोनों का समान महत्व है। इस दृष्टि में पिछले वीडियो में बताया था कि पशुओं को और मनुष्य को उन्होंने एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया। यहाँ मिल मात्रात्मक भेद को तो स्वीकार करता ही करता है, साथ में गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है। तो सुखों में परिभाषा के साथ साथ मिस प्रिंट हो गया, सुखों में इसको हम परिमाण भी बोल सकते हैं। यहां था परिमाण था। सुखों में परिमाण या मात्रा के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी
मिल क्या करता है, स्वीकार करता है। परिमाण या फिर मात्रा, या इसको परिमाणात्मक या मात्रात्मक भेद के नाम से भी जानते हैं। तो मिल सुखों में परिमाणात्मक या मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है। अर्थात कुछ सुखों को वह उच्च कोटि का मानता है, कुछ को निम्न कोटि का। जो मानसिक या बौद्धिक से संबंधित या बुद्धि से संबंधित जो सुख हैं या जो बौद्धिक सुख हैं उनको उच्च कोटि के सुख के रूप में स्वीकार करता है मिल, और जो शारीरिक सुख हैं उनको निम्न कोटि के सुख में स्वीकार करता है। कौन? मिल। तो हम यहाँ देखते हैं कि मिल और बेंथम दोनों ही क्या सुखों में मात्रात्मक या परिमाणात्मक भेद को स्वीकार करते हैं। मिल बेंथम के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि बेंथम केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करता है। यहाँ मिल मात्रात्मक को तो स्वीकार करता ही है, साथ में गुणात्मक को भी स्वीकार करता है। साथ ही मिल के बारे में बता रहे हैं, साथ ही सुखों के मध्य गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है। अर्थात मिल यहाँ सुखों के बीच मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। यहाँ मात्रात्मक या परिमाण का यहाँ आशय है शारीरिक सुखों से, मिल के दर्शन में शारीरिक सुखों से, और यहाँ गुणात्मक का मिल से आशय है बौद्धिक सुख से। फिर हम आगे देखते हैं इंद्रिय परक बौद्धिक सुख अर्थात शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुखों को अधिक महत्व देता है। तो मिल यहाँ इंद्रिय परक भौतिक सुख अर्थात इसको हम शारीरिक सुख के रूप में भी बोल सकते हैं कि अपेक्षा मिल बौद्धिक सुख या फिर मानसिक सुख को अधिक महत्व देता है। आगे देखते हैं इसी को कि वो शारीरिक सुख से बौद्धिक सुख को अधिक महत्व देता है या इंद्रिय परक भौतिक सुख से बौद्धिक या मानसिक सुख को अधिक महत्व देता है। इनको विभिन्न उदाहरण के माध्यम से मिल ने समझाने का प्रयास किया है। पहला जो उदाहरण है वो क्या है, इसको 1 नंबर दे देते हैं और इसको 2 नंबर। पहला है एक संतुष्ट सुकर यानी सुअर एक संतुष्ट सुकर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया है, यहाँ संतुष्ट सुकर मतलब अपने सुअर को सुकर कहते हैं। तो एक जानवर की अपेक्षा एक मनुष्य के सुख को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। अर्थात शारीरिक सुख की अपेक्षा यहाँ बौद्धिक सुख को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि पशुओं या फिर यहाँ सुकर के सुख से यहाँ तात्पर्य शारीरिक सुखों से लिया जाता है, और मनुष्य असंतुष्ट भी हो लेकिन इसमें बौद्धिक सुख की प्रबल संभावना होगी, यह बौद्धिक सुख को भी प्राप्त करेगा। तो मनुष्य के सुख को उन्होंने सुअर या सुकर के सुख से अधिक श्रेष्ठ माना है। अर्थात एक संतुष्ट सुकर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। अर्थात इसमें यह देखने को मिलता है या यह झलक मिलती है कि मिल ने शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को अधिक महत्व दिया है। अर्थात पशु जो सुख प्राप्त करते हैं जिसका संबंध हम शारीरिक सुख से ले सकते हैं, और जो मनुष्य चाहे वो असंतुष्टि हो इसका संबंध हम बौद्धिक सुख से ले सकते हैं। असंतुष्ट मनुष्य भी शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक सुख भी ग्रहण करेगा, तो यह श्रेष्ठ माना है। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि एक संतुष्ट पागल, अर्थात यहाँ बौद्धिक सुख को प्राप्त करने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्या है, पागल है अर्थात मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है। तो एक संतुष्ट पागल होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक
अच्छा है। अर्थात इस उदाहरण के माध्यम से भी मिल ने यह बताने का प्रयास किया है कि शारीरिक सुख के अपेक्षा बौद्धिक सुख अधिक अच्छा है। तो यहाँ ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक संतुष्ट शुक्र होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य का होना अधिक अच्छा है। यह कथन किससे संबंधित है? मिल, बेंथम, सुकरात, प्लेटो। तो यह कथन है मिल से संबंधित। इसके अंतर्गत किसको श्रेष्ठ, या ऐसे पूछ सकते हैं एक संतुष्ट शुक्र होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। इसमें हमें किसकी झलक दिखाई देती है, या कौन से सुख को ज्यादा महत्व दिया गया है? तो ऑप्शन में आ जाए बौद्धिक सुख, शारीरिक सुख या अन्य प्रकार के सुख। तो यहाँ क्या आएगा? बौद्धिक सुख को इन्होंने मिलने अधिक श्रेष्ठ माना है। फिर आगे हम देखते हैं कि मिल गुणों को मात्रा से श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात गुणात्मक सुख को या मात्रात्मक सुख से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ऐसा योग्य निर्णायक कहते हैं। योग्य निर्णायक या फिर इसको योग्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं। भाई बौद्धिक या मानसिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ है किससे? शारीरिक सुख से। ऐसा कौन कहते हैं? कुशल न्यायाधीश या योग्य न्यायाधीश या योग्य निर्णायक ऐसा कहते हैं। योग्य निर्णायक का आशय यहां हम इससे लिखते हैं, योग्य निर्णायक या योग्य न्यायाधीश या कुशल न्यायाधीश उनको कहा गया है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों का उपभोग किया है, शारीरिक सुख का भी और मानसिक सुख का भी। तभी तो उसको पता चलेगा कि शारीरिक सुख और मानसिक सुख में किस प्रकार का भेद है। तो ये योग्य निर्णायक या कुशल न्यायाधीश ऐसा कहते हैं कि शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक या मानसिक सुख सर्वश्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। तो मिल कहते हैं कि ऐसा कौन कहता है? योग्य निर्णायक या योग्य न्यायाधीश ऐसा कहते हैं कि बौद्धिक सुख श्रेष्ठ होता है। यहां देखेंगे हम योग्य निर्णायक या कुशल न्यायाधीश कौन होते हैं? वे हैं जिन्होंने शारीरिक और मानसिक अर्थात बौद्धिक दोनों प्रकार के सुखों को या सुखों का अनुभव किया है या फिर दोनों प्रकार के सुखों का उपभोग किया है। तो वो कहलाते हैं कुशल न्यायाधीश या फिर योग्य निर्णायक या कुशल निर्णायक के नाम से जाना जाता है इनको, जिन्होंने दोनों प्रकार के सुख का उपभोग किया है। इस प्रकार योग्य न्यायाधीश बौद्धिक सुख को शारीरिक सुख से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने या मिल ने यह बताने का प्रयास किया कि शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख अधिक श्रेष्ठ होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमने यहाँ देखा था कि बेंथम ने केवल सुखों के बीच मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया था और सुखों को विभिन्न मापदंडों के माध्यम से उनके मध्य जो उनको मापने की भी कोशिश की थी या मापा गया था। सुखों के बीच मात्रात्मक भेद को भी बेंथम ने मापा था विभिन्न मापदंडों के माध्यम से, 7 मापदंडों के माध्यम से, जिसको सुख कलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन 7 आयामों या मापदंडों के माध्यम से सुखों के बीच मात्रात्मक या भेद को उन्होंने मापने का प्रयास किया था या विभिन्न सुखों की मात्रा को मापा था। किसके माध्यम से? 7 मापदंडों के माध्यम से। इसको हम आगे भी देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो बेंथम का अगला बिंदु या अगला जो नियम है जो मिल अपने उपयोगितावाद के अंतर्गत स्वीकार करता है, वह है नैतिकता के पालन में 5 दबाव। मनुष्य समाज में नैतिक कर्म करता है, नैतिकता का पालन करता है, वह 5 दबावों से वशीभूत होकर करता है। बेंथम यहाँ 4 बाह्य दबावों को स्वीकार करते हैं: भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव और धार्मिक दबाव। इन चारों के साथ साथ मिल 5वां दबाव और स्वीकार करता है, जिसको आंतरिक दबाव के नाम से भी जाना जाता है।
यह आंतरिक दबाव मिल अंतर आत्मा की आवाज कहता है। इस आंतरिक दबाव को मिल अंतर आत्मा की आवाज कहता है। मिल का मानना है कि अंतर आत्मा की जो आवाज है या आंतरिक दबाव है वह व्यक्ति के अंतर्गत स्वतः ही शुभ अशुभ उचित अनुचित का भेद करवा देता है। तो मिल नैतिकता के पालन में 4 बाह्य दबावों के अलावा 5वां दबाव भी स्वीकार करता है। 4 बाह्य दबाव हमने बेंथम में पढ़े थे, कौन कौन से थे? पहला तो था भौतिक दबाव, एक था राजनीतिक दबाव, इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा था सामाजिक दबाव, और चौथा था धार्मिक दबाव। तो ये 4 दबाव तो होते हैं बाह्य आरोपित, अर्थात बाहर से व्यक्ति इन चारों दबावों से वशीभूत होकर या इनसे भय से व्यक्ति समाज में नैतिकता का पालन करता है। लेकिन यहाँ मिल एक आंतरिक दबाव को और स्वीकार करता है, और वह आंतरिक दबाव है अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज के संबंध में मिल ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज से मनुष्य उचित अनुचित शुभ अशुभ अच्छा बुरा यह सब इनके बीच स्वतः ही भेद स्वीकार करता है, या स्वतः भेद का स्वतः ही पता चल जाता है या मालूम चल जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि मिल नैतिकता के पालन में 4 दबाव, 4 कौन से? बाह्य दबाव, कौन से? भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव, तथा एक आंतरिक दबाव को भी स्वीकार करता है। बाह्य दबावों में बाह्य आरोपित नैतिकता आती है, अर्थात बाहर से व्यक्ति के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि तुम नैतिक कर्मों का ही पालन करो, तो यह बाह्य नैतिकता आती है। जबकि आंतरिक दबाव में मिल अंतर आत्मा की आवाज को स्वीकार करता है। आंतरिक दबाव व्यक्ति को स्वतः ही शुभ अशुभ उचित अनुचित या हम अच्छा बुरा का भेद कराता है। तो किसके दर्शन में अंतर आत्मा की आवाज की पुकार के बारे में कहा गया है? तो किसके दर्शन में कहा गया है? मिल के उपयोगितावाद के अंतर्गत अंतर आत्मा की आवाज को स्वीकार किया गया है। तो हमने विभिन्न बिंदुओं विभिन्न नियमों के माध्यम से मिल के उपयोगितावाद के संबंध में अध्ययन किया, चर्चा की, जिसमें पहला जो बिंदु था उसमें हम सुख मूलक उपयोगितावाद के बारे में देखा कि मिल थे वो सुख मूलक उपयोगितावादी थे, कैसे थे उसके बारे में देखा। दूसरे बिंदु के अंदर हमने देखा कि मिल कैसे नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर करता है। फिर हमने मिल के उपयोगितावाद के अंतर्गत देखा कि मिल कैसे सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है। उसके बाद में अगले बिंदु के अंतर्गत हमने देखा कि मिल कैसे 4 बाह्य दबाव और एक आंतरिक दबाव को मानता है, किसके लिए? नैतिकता के पालन के लिए, अर्थात मनुष्य समाज में 5 दबावों से वशीभूत होकर नैतिकता का पालन करता है, नैतिक नियमों का पालन करता है, नैतिक कर्मों का पालन करता है। अब हम देखेंगे मिल के दर्शन के अंतर्गत न्याय की व्यवस्था क्या है। देखो, बेंथम के दर्शन के अंतर्गत या बेंथम के उपयोगितावाद के अंतर्गत हमने न्याय की व्यवस्था के बारे में देखा कि वहां समाज में व्यक्ति के सम्मान की बात कही गई है। बेंथम के अनुसार न्याय वह है या न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत
समाज में मनुष्य के सम्मान की बात कही गई है। अर्थात वहां बेंथम कहते हैं कि प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान है, अर्थात मनुष्य को योग्यता के आधार पर उसका निश्चित स्थान मिलना चाहिए। तो व्यक्ति के सम्मान की बात कही है किसने? मिल ने। बेंथम ने। यहां मिल ने व्यक्ति के सद्व्यवहार की बात की है कि व्यक्ति सद्व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां मिल ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्मान की बात कही है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की सम्मान की बात कही है। मिल की न्याय व्यवस्था या न्याय की व्याख्या के अंतर्गत मिल कहते हैं कि आप दूसरों के साथ या दूसरों से आप अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप अपने पड़ोसियों के साथ करिए, अर्थात अच्छे व्यवहार की बात यहां मिल ने कहा है। क्या कहा है मिल ने? कि जो व्यवहार आप दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हैं, जो व्यवहार आप दूसरों के द्वारा खुद के लिए चाहते हैं, अपने प्रति चाहते हैं, यहां हो नहीं है, जो व्यवहार आप दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हैं वही व्यवहार अपने पड़ोसियों के साथ कीजिए या करिए। यही मनुष्य को सद्व्यवहार करने के लिए मिलने कहा है, या यहाँ समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्मान की बात मिल कहते हैं अपनी न्याय की व्याख्या के द्वारा। इस प्रकार मिल के उपयोगितावाद को हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से, विभिन्न नियमों के माध्यम से चर्चा की। अब हम आगे देखेंगे कि बेंथम और मिल के अंतर्गत कुछ दोष दिखाई देते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां सबसे पहला है सुखवाद का विरोधाभास। सुखवाद का विरोधाभास क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि सुखवाद का विरोधाभास का सिद्धांत किसने दिया? किसने? सिज्विक ने। यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि बेंथम और मिल के आलोचना में सुखवाद का विरोधाभास किसने दिया? सिज्विक ने। सुखवाद का विरोधाभास से संबंध है, ऑप्शन आ जाए सिज्विक, मिल, मूर, बेंथम, तो यहां आएगा सिज्विक। तो हम देखते हैं सुखवाद का विरोधाभास। बेंथम और मिल दोनों के दर्शन में यह दोष दिखाई देता है, अर्थात बेंथम के उपयोगितावाद में और मिल के उपयोगितावाद में यह दोष दिखाई देता है। कौन सा दोष? सुखवाद का विरोधाभास। और किसने दिया? यह सिज्विक ने। अर्थात यह सिज्विक ने बताया कि दोनों के दर्शन में हमें सुखवाद का विरोधाभास दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कि देखो, हम सामान्यतः इच्छा किसकी करते हैं? हम सामान्यतः इच्छा वस्तु की करते हैं, न कि वस्तु से प्राप्त होने वाले सुख की। तो हमें कभी भी जरूरत होती है तो किसकी होती है? वस्तु की होती है। हमें इच्छा किसकी करते हैं? वस्तु की करते हैं, ना कि उससे प्राप्त होने वाले सुख की। यहाँ सिज्विक ये कहते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन की इच्छा करते हैं, न कि उससे मिलने वाले सुख की। तो हमें जब किसी की जरूरत होती है तो उस जिस चीज से वह जरूरत पूरी होती है, अर्थात जिस वस्तु से वह जरूरत पूरी होती है, उस वस्तु की हम इच्छा करते हैं, न कि उस वस्तु से मिलने वाले सुख की। यही सुखवाद का विरोधाभास कहलाता है। इसमें ये सिज्विक कहते हैं कि यदि हम यहाँ सुख की इच्छा करेंगे वस्तु की बजाय, हम जितना सुख की इच्छा करेंगे सुख हमसे उतना ही दूर भगेगा। अर्थात यदि हमें सुख प्राप्त करना है तो सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम इसको त्यागेंगे, इच्छा को त्यागेंगे, तभी हमें सुख की प्राप्ति
होगी। ये कौन कहते हैं? सिज्विक कहते हैं। इसी को सुखवाद का विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। सुखवाद का विरोधाभास। सुखवाद का विरोधाभास किसके उपयोगितावाद में दिखाई देता है? बेंथम और मिल के दर्शन में यह सुखवाद का विरोधाभास दिखाई देता है। यह प्रश्न भी बनता है, सुखवाद का विरोधाभास किसके दर्शन में मिलता है? उपयोगितावाद में मिलता है। तो पहला बेंथम और ऑप्शन अन्य आएंगे, कांट, सुकरात, प्लेटो, ये आ जाएंगे। तो बेंथम की जगह मिल भी ऑप्शन में आ सकता है, तो वहां तब हो जाएगा आंसर मिल। तो दोनों के दर्शन में यह दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही मनोवैज्ञानिक सुखवाद को स्वीकार करते हैं। अर्थात मनुष्य स्वभावतः सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। तो इसलिए दोनों के दर्शन में यह दिखाई देता है। सिज्विक ने सुखवाद के विरोधाभास का सिद्धांत दिया, या इसको इन सिज्विक ने दिया। इसके अनुसार क्या है? व्यक्ति वास्तव में वस्तु प्राप्ति की इच्छा करता है, हमेशा वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न कि उससे प्राप्त होने वाले सुख को। वस्तु प्राप्ति की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। जितना अधिक हम सुख की प्राप्ति की इच्छा करेंगे, हम जितनी ज्यादा या जितना अधिक हम सुख प्राप्ति की इच्छा करेंगे, उतना ही सुख हमसे दूर चला जाएगा, दूर होता जाता है। अच्छा, जितनी इच्छा करेंगे और जितने इच्छा प्रबल होती जाएगी, तीव्र होती जाएगी, हमें दुख की अनुभूति होने लगेगी। अर्थात सुख हमसे उतना ही दूर जाता जाएगा। सुख को प्राप्त करने के लिए सुख को भुलाना आवश्यक है। अर्थात सुख की इच्छा करना, उसको भुलाना बहुत जरूरी है सुख प्राप्त करने के लिए। हमें जितना सुख ज्यादा या सुख प्राप्ति की जितनी ज्यादा इच्छा करेंगे, सुख हमसे उतना ही दूर चला जाता जाएगा। सिज्विक के अनुसार भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की इच्छा करता है, न कि उससे प्राप्त होने वाले सुख की। अर्थात भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। यही सुखवाद का विरोधाभास कहलाता है, जो सिज्विक ने दिया कि मनुष्य वास्तव में वस्तु की इच्छा करता है, वस्तु से प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। तो यहाँ इस कोटेशन को भी देख सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। किसकी है? सिज्विक की। कि सिज्विक कहता है कि भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। एक कोटेशन दे दें और पूछ लिए किसका है, तो ऑप्शन में आएंगे मूर, मिल, बेंथम, सिज्विक। तो यहाँ होगा सिज्विक। इससे ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है? भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की इच्छा करता है, उसे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। यह सिज्विक ने किसके संबंध में, किस सिद्धांत के संबंध में कहा? तो ऑप्शन में आ जाएंगे सुख मूलक के उपयोगितावाद, सुखवाद का विरोधाभास, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। तो इनका संबंध किससे है? सुखवाद के विरोधाभास से। फिर हम आगे देखते हैं बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के अंतर्गत संग्रह दोष क्या होता है। इन दोनों के उपयोगितावाद में या इन दोनों के दर्शन में एक दोष दिखाई देता है, वो है संग्रह दोष। वो क्या होता है कि इन्होंने दोनों ने उपयोगितावाद को स्वीकार किया। इन दोनों ने क्या एक के माध्यम से अधिकतम की व्याख्या करने का प्रयास किया। अर्थात एक व्यक्ति के सुख से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही। इसे ही संग्रह दोष के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें देखते हैं संग्रह दोष ये किसमें दिखाई देता है? मिल और बेंथम के उपयोगितावाद में। तो ये प्रश्न भी बनता है यहाँ, संग्रह दोष किसके दर्शन में दिखाई देता है? बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में यह दर्शन, यह दोष दिखाई देता है। तो मिल के दर्शन में एक के सुख से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही है। परिणाम स्वरूप यहाँ संग्रह नामक दोष दिखाई देता है। अर्थात हमने एक की व्याख्या के आधार पर पूरे समूह की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अर्थात पूरे समूह में से हमने इतने के आधार पर, इसके इतने ही के निष्कर्ष के आधार पर
पूरे समूह का निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। इसे ही संग्रह दोष के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के अंतर्गत जो समानताएं हैं वो क्या हैं। तो हम बेंथम और मिल के उपयोगितावाद को और भी अच्छी तरह समझेंगे, इनकी समानता, इन दोनों की समानता और दोनों की असमानता या अंतर के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों अर्थात बेंथम और मिल में समानता क्या है। पहली समानता देखते हैं, दोनों के नैतिक दर्शन का आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक है। अर्थात मनुष्य स्वभावतः क्या करता है, अपने स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति या प्रकृति मनुष्य की क्या होती है, सुखों को प्राप्त करने की इच्छा। तो दोनों ही इसको स्वीकार करते हैं, तो दोनों ही क्या हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरी समानता है, दोनों प्रार्थवादी हैं, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। दोनों के उपयोगितावाद के अंतर्गत बताया गया है कि मनुष्य वह कर्म करे या उन नियमों का पालन करे जिसमें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। तो दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं। तीसरा दोनों में समानता क्या है, दोनों नैतिक सुखवादी हैं, अर्थात दोनों का ये मानना है कि मनुष्य को सुख प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। तो दोनों ही चाहिए शब्द को स्वीकार करते हैं, इच्छा करनी चाहिए किसकी, सुख प्राप्ति की। तो अगला बिंदु है चौथा कि दोनों उपयोगितावादी हैं, अर्थात दोनों ही ये मानते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि किसी भी कर्म और नियम को अपनाने के फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो। अर्थात दोनों प्रार्थवादी हैं, दोनों उपयोगितावादी हैं। फिर अगली समानता वो है, दोनों यह मानते हैं कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सुखों की खोज करें, अर्थात सुख प्राप्ति का हम प्रयास करें, सुखों की खोज करें। दोनों ही ये मानते हैं और दोनों ही ये मानते हैं कि यह हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है कि हम सुखों की खोज करें। तो हमने इन 5 समानताओं के माध्यम से दोनों के उपयोगितावाद को समझा कि दोनों में क्या समानताएं हैं। अब हम देखेंगे बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में जो अंतर है, भेद क्या है, वो देखते हैं। पहला जो अंतर है वो है कि बेंथम निकृष्ट प्रार्थवादी या निकृष्ट उपयोगितावादी है। यहाँ पहले बताया था मैंने, यहाँ निकृष्ट से आस्य है निम्न। निम्न मतलब कौन से सुख, शारीरिक सुख। अर्थात बेंथम के उपयोगितावाद के अंतर्गत शारीरिक सुखों पर बल दिया गया है। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद में बौद्धिक और शारीरिक सुखों को समान महत्व दिया है। उनमें बौद्धिक सुखों को अधिक नहीं बल्कि बौद्धिक और शारीरिक सुखों को समान महत्व दिया है। इसलिए बेंथम के उपयोगितावाद को निकृष्ट उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। इधर मिल निकृष्ट की जगह उत्कृष्ट प्रार्थवादी या उत्कृष्ट उपयोगितावादी थे। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बौद्धिक सुख को शारीरिक सुख से श्रेष्ठ माना है, इसलिए इसका उपयोगितावाद उत्कृष्ट उपयोगितावाद कहलाता है। अर्थात मिल क्या थे, उत्कृष्ट उपयोगितावादी थे और बेंथम निकृष्ट उपयोगितावादी थे। तो पहला भेद हमने ये देखा। दूसरा भेद है सुखों में केवल मात्रात्मक भेद। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद को स्वीकार करते हैं, अर्थात भौतिक और शारीरिक सुख को महत्व देते हैं। इधर मिल मात्रात्मक के साथ साथ सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करते हैं, अर्थात भौतिक या शारीरिक सुख की बजाय बौद्धिक सुख या मानसिक सुख को श्रेष्ठ मानते हैं। शारीरिक सुख के बजाय मिल बौद्धिक सुख या मानसिक सुख को श्रेष्ठ मानते हैं। मानते तो
दोनों को ही है, शारीरिक सुख को भी स्वीकार करते हैं और मानसिक सुख को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन मिल शारीरिक सुख की बजाय बौद्धिक सुख को ज्यादा महत्व देते हैं। तो दूसरा अंतर हमारा ये था। तीसरा था यह है नैतिकता के पालन में 4 बाह्य दबावों को स्वीकार करते हैं। कौन? बेंथम। बेंथम नैतिकता के पालन में 4 बाह्य दबावों को स्वीकार करते हैं। कौन कौन से? भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, तीसरा है सामाजिक दबाव और चौथा धार्मिक दबाव। तो बेंथम इन 4 दबावों को स्वीकार करते हैं जो कि क्या है? बाह्य आरोपित है। यहां मिल 4 को तो स्वीकार करते ही करते हैं जो बाह्य आरोपित है, बल्कि एक आंतरिक दबाव को भी स्वीकार करते हैं जो कि क्या है? हर व्यक्ति की अंतरात्मा की पुकार है, अंतरात्मा की आवाज है, जो मनुष्य को अपने आप ही या स्वतः ही अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, उचित अनुचित के मध्य भेद करवा देती है। तो यहाँ मिल 4 बाह्य व एक आंतरिक दबाव को स्वीकार करता है। फिर जो चौथा भेद है दोनों के बीच, वो है मानव प्रवृत्ति में कोई भेद नहीं है। इधर मिल मानव प्रवृत्ति में भेद मानते हैं। इनके अनुसार बौद्धिक प्रवृत्ति शारीरिक प्रवृत्ति से श्रेष्ठ है। अर्थात यहाँ मानव प्रवृत्ति सुख, चाहे वो बौद्धिक सुख हो चाहे शारीरिक सुख हो, सारे सुख समान है। लेकिन यहाँ मनुष्य की प्रवृत्ति में भेद मानते हैं कि नहीं, शारीरिक सुख निम्न होता है और बौद्धिक सुख श्रेष्ठ होता है। ये कौन मानते हैं? मिल। फिर जो 5वां भेद है वो है सुखवादी गणना के आधार पर सुखों को मापा जाता है। हमने बेंथम के सुख कलन सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा था कि सुखों की मात्रा को बेंथम ने 7 मापदंडों के आधार पर मापा। वो थे अवधि, तीव्रता, निकटता, निश्चितता, शुद्धता, उत्पादकता और व्यापकता। इन 7 मापदंडों के आधार पर बेंथम ने सुखवादी गणना, इसको सुखवादी गणना भी कहते हैं, इनके आधार पर सुखों को मापा था। किसने? बेंथम ने अपने सुखवादी गणना के अंतर्गत। मिल का यहां मानना है कि सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है जिनको मापा जा सके। इनमें यहाँ बेंथम, ये मिल कहते हैं कि सुखों को भौतिक वस्तु न होने के कारण वैसे मापा नहीं जा सकता। यह कम है, ज्यादा है, या फिर ये उत्कृष्ट है या ये निकृष्ट है, इसका भेद हमें सिर्फ कुशल न्यायाधीश या फिर योग्य न्यायाधीश ही कर सकते हैं, क्योंकि योग्य न्यायाधीशों ने दोनों प्रकारों के सुख को भोगा है। अर्थात शारीरिक सुख को भी भोगा है और बौद्धिक सुख को भी भोगा है। तो जिन्होंने दोनों प्रकारों के सुख को भोगा है वो ही ये तय कर सकता है कि कौन सा सुख उत्कृष्ट है और कौन सा निकृष्ट है। तो यहाँ सुख कोई भौतिक पदार्थ नहीं जिसको मापा जा सके। इसको तय हम या इसका तय कौन करते हैं? योग्य निर्णायक या योग्य न्यायाधीश ही तय कर सकते हैं कि सुख उच्च कोटि का है या फिर निम्न कोटि का है। इस प्रकार हमने बेंथम और मिल की असमानता को उनके विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से देखा। आज इतना ही। धन्यवाद।